हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सिविक सेंस यूपीएससी यूट्यूब चैनल, जहां पर हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत। और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के संविधान को एक बाकी देशों के संविधान से अलग करती हैं। देखिए, सेलिएंट का जो मीनिंग ही होता है ना, वो होता है प्रमुख, यानी कि मुख्य। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन विशेषताओं को देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर्स रखती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, उससे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो भारत जो संविधान है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो संविधान यहाँ पर टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप के संविधान आप देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिटन या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखित दस्तावेज, ऐसा संविधान जो लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अपना प्यारा भारत का संविधान ही है, जो एक रिटन दस्तावेज है। और भारत के अलावा देखा जाए तो अमेरिका का संविधान भी रिटन संविधान के उसमें आता है। दूसरी बात होती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा संविधान जो लिखा हुआ नहीं है। तो जब जो चीज लिखी हुई नहीं है तो उसको संविधान के तहत कैसे काम करती है? इसमें क्या होते हैं, आपके एक्ट होते हैं। ठीक है, और जितनी भी काउंसिल्स होती हैं, जितनी भी पार्लियामेंट होती हैं, वो सब इन एक्ट के थ्रू ही क्या बनाती हैं और दूसरे एक्ट बनाती हैं। इसका उदाहरण है ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कठोर और नरम संविधान। अब यहाँ पर कठोर और नरम संविधान किसे कहा जाता है? देखिए, वो संविधान, फ्लेक्सिबल का मतलब है नरम, वो संविधान जहां पर अमेंडमेंट जब अपन किसी भी संविधान में करते हैं तो जो अमेंडमेंट करने की, यानी कि संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, सिंपल होती है। यानी कि इसमें जो मेजोरिटी चाहिए चेंजेस लाने को, यानी अमेंडमेंट करने को, तो वो एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी हो जाती है। तो इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल यानी कि नरम कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि अगर हमें इस संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए हमें सुपर मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि हम सिंपल मेजोरिटी से उस संविधान के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सुपर मेजोरिटी की या फिर स्पेशल मेजोरिटी की। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब सदन में उपस्थित, यानी कि असेंबली में उपस्थित, है ना, 2/3 जितने लोग हैं इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ ये 2 टाइप की होती है। दूसरे में ये होता है कि अगर आप किसी स्टेट को लेके संविधान में बदलाव करने हैं तो 50% स्टेट की उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें एग्री 50% स्टेट होने चाहिए। ठीक है ना। इस प्रकार फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तीसरा आता है जो आपका मोनार्की एंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। मोनार्की मतलब जिसमें कि राजशाही होती है, जैसे कि आप ब्रिटिश का संविधान जब देखते हैं, आप ब्रिटिश के कानून को देखते हैं, तो आपको वहां पे सबसे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होता है किंग या फिर क्वीन। ठीक है, तो इस प्रकार के संविधान को कहते हैं मोनार्की संविधान। जबकि दूसरा जो रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो स्टेट का हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, जैसे कि अपने भारत में है राष्ट्रपति। ठीक है, तीसरी जो टाइप्स है कॉन्स्टिट्यूशन की वो है प्रेसिडेंशियल या फिर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। गवर्नमेंट 2 टाइप्स की हो सकती है। पहला जो टाइप्स होता है गवर्नमेंट का वो होता है प्रेसिडेंशियल, और जो दूसरा टाइप्स होता है गवर्नमेंट का वो होता है पार्लियामेंट्री। ठीक है, अब आप सबको पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो किस पे बेस्ड है? वो संसद पे बेस्ड है, वो पार्लियामेंट पे बेस्ड है ना। लेकिन जब आप अमेरिका के संविधान को देखते हैं या श्रीलंका के संविधान को देखते हैं या फिर रशिया के संविधान को देखते हैं तो वहां उन देशों का संविधान प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता देता है कि वहां पर जो हेड होगा, जो पावर होंगी सारी, वो किसके पास होंगी? प्रेसिडेंट के पास होंगी। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जितनी भी पावर होती हैं वो किसके पास होती हैं? वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास।
ठीक है। तीसरा आता है, लास्ट आता है अपना फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर होता है कि भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो यूनियन भी होगा, साथ के साथ स्टेट होगा, और यूनियन के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा और स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, अमेरिका में डुअल संविधान है। ठीक है, एक तो यूनियन का है और जितने भी स्टेट है वहां के, उन स्टेट का अलग अलग संविधान है। साथ के साथ होता है यूनिटरी संविधान। यूनिटरी संविधान का मतलब होता है कि सिर्फ इसमें जो स्टेट वो सेंटर होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अब आप देखिए भारत के संविधान की अगर अपन विशेषता देखें तो भारत का संविधान इन सबको मिला के ही चलता है। ठीक है, यानी कि अगर अपन देखें तो रिटर्न, अपना संविधान रिटर्न है, साथ के साथ जो टाइप्स है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, अपन ने इसको क्या कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है, मिक्स कर दिया है, यानी कि अपना संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है, साथ के साथ रिजिड भी है। दूसरा अपना जो सेकंड पार्ट है वो है कि अपना संविधान रिपब्लिकन को मान्यता देता है, साथ के साथ अपने पास पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, और अपने पास फेडरल प्लस यूनिटरी दोनों ही टाइप्स का संविधान है। अब ये फेडरल कब होता है, जब नॉर्मल सिचुएशंस होती है, और यूनिटरी कब बन जाता है, जब कोई इमरजेंसी सिचुएशंस भारत के अंदर आती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि हमारे संविधान की ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको बाकी के संविधान से अलग करती हैं। देखिए ये बात आप सबको पता है कि जो हमारा संविधान है उसको बोरो किया गया है। जब ड्राफ्ट कमेटी को ये एक जिम्मा सौंपा गया कि आपको भारत का संविधान को फ्रेम करना है, तो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, उन्होंने दुनिया भर के संविधान को देखा, उन संविधान से जो भी चीजें उनको अच्छी लगी इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो उन्होंने वहां से इसको कॉपी पेस्ट किया। साथ के साथ आज के टाइम पर ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भाई भारत का संविधान है, कौन सा बड़ा काम कर दिया हमने, कॉपी पेस्ट ही तो किया है। ठीक है, हमने कॉपी पेस्ट है ना, इसका आंसर बी आर अम्बेडकर से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कॉपी और पेस्ट है, तो उन्होंने कहा, तो उनका जवाब बहुत बेहतरीन था। उन्होंने कहा कि देखिए, बड़े गर्व से उन्होंने ये बात कही, उन्होंने शर्म से ये बात नहीं कही कि भाई हाँ हमने ऐसा किया है, नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ हमने दुनिया भर के संविधानों को देखा और उनसे हमें भारत के कंटेक्स्ट में जो भी चीजें अच्छी लगी, हमने उन सबको भारत के कंटेक्स्ट में मानते हुए उन सबको मिक्स किया है। ठीक है, जब अपना 1949 में ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, तो इसमें एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अगर अभी अपन करंट की बात करें तो अपने पास 470 आर्टिकल्स जो कि 25 भागों में विभाजित हैं और टोटल 12 शेड्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, अब जो पहली विशेषता आती है, पहला जो फीचर्स आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कि लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखा हुआ संविधान। ठीक है ना, तो अब ये सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना भारत का। ठीक, देखिए अगर इसमें बात करें ना तो टोटल अगर अपन वर्ड्स देखें तो इसमें करीब 1,46,385 इंग्लिश वर्ड्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो कि विश्व में किसी भी दूसरे संविधान में देखने को नहीं मिलते हैं। तो भाई हमने इतना जो लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्यों अपनाया, उसको क्यों बनाया, इसके पीछे देखिए 4 मेन फैक्टर अपने को देखने को मिलेंगे। अगर अपन सबसे पहले स्टार्ट करें तो हिस्टोरिकल फैक्टर से अगर अपन स्टार्ट करें तो अपन को पता चलेगा कि जो भारत का संविधान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रिप्लिका है, यानी कि प्रतिबिंब है। मोस्टली जो आर्टिकल्स लाए गए हैं वो इस एक्ट के थ्रू ही लाए गए हैं। ठीक है, और ये एक्ट जब आपने पढ़ा था, है ना, तो ये सबसे लेंथेस्ट एक्ट था, इसमें बहुत बड़ा एक्ट था, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी थी। साथ के साथ जो नेक्स्ट इसका जो फैक्टर है वो है जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे बनता है कि भारत बहुत ही एक बड़ा देश है और इस देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, एथनिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज आर अवेलेबल हियर। दैट्स वाई जियोग्राफिकल कंडीशंस को देखें तो हर एक नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर बात की गई है, इसलिए भारत का संविधान सबसे लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। साथ के साथ जो नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें वो आता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट।
ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान को देखेंगे तो वहां पर आपको टू कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेंगे। टू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कि एक तो होगा यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग है, साथ के साथ जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हर एक स्टेट का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे इंडियन में अमेरिका में जो सिटीजनशिप भी दी जाती है वो डुअल सिटीजनशिप है। जैसे कि एक तो आपको अगर कोई वहां का नागरिक है तो उसको यूनियन की सिटीजनशिप तो होगी होगी, साथ में वो जिस स्टेट में रह रहा है, अगर वो फ्लोरिडा में रह रहा है तो उसके पास फ्लोरिडा की सिटीजनशिप होगी, अगर वो न्यूयॉर्क में रह रहा है तो न्यूयॉर्क की होगी, अगर वो लास वेगास में रह रहा है तो लास वेगास की होगी। ठीक है, बाकी और उसका जो नेक्स्ट फीचर्स था वो था डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जब भारत के संविधान सभा को बनाया गया था तो उसमें जितने भी मेंबर थे वो सब लीगल, उनकी जो लीगल पकड़ थी वो बहुत ज्यादा थी, वो मोस्टली क्या थे, लॉयर्स थे। ठीक है, आप इन सब लोगों को जानते होंगे, अगर आप इन सब लोगों को जानते हो तो इन सब के नाम, इनको तो आप जानते ही हो पक्का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। बाकी इनका इनका और इनका ये कौन है, इनके नाम आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप जानते हो तो, और अगर आप नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए इनके नामों को, ताकि आपको भी पता चले कि हमारे संविधान सभा के जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, उनके नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स था वो था कि ये जो संविधान था इसको बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें स्टेटमेंट दिया था कि भाई जो भारत का संविधान है वो रैंसैकिंग किया गया है ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, रैंसैकिंग का मतलब ही होता है खंगालना। ठीक है, जब अपन किसी चीज में से किसी अच्छी अच्छी चीजों को छांटते हैं, छांटना। ठीक है, तो रैंसैकिंग का मतलब ही यहाँ पर ये कहा गया है कि जब बी आर अम्बेडकर ने दुनिया भर के संविधानों को देखा तो उन्होंने इनको खंगाला, इनकी जितनी भी अच्छी चीजें थी जो इंडिया के कंटेक्स्ट में अप्लाई हो रही थी उन सबको ही लिया है, बाकी के और किसी चीज को नहीं लिया कि भाई बेफालतू की चीजें या बेफालतू की, या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी बातें जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में हो सकता है कि मायने नहीं रखती हो तो उन सब चीजों को नहीं लिया। अगर अमेरिका में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंडियन सिटीजन्स को भी देनी चाहिए तो वहां से वैसी ही चीजें ली गई हैं खंगाल के, यानी देखभाल के। ठीक है, तीसरी जो इसकी विशेषता आती है वो आती है कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन टू टाइप्स के होते हैं, एक तो रिजिड, एक फ्लेक्सिबल। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों ही है। दोनों ही कैसे है, जैसे जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो हमारे पास रिजिड व्यवस्था भी है ना, और हमारे पास फ्लेक्सिबल व्यवस्था भी है। अब वो डिपेंड करता है कि हम रिजिड कब करते हैं और फ्लेक्सिबल हम कब करते हैं। इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे जब हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर मैं आपको अभी इसके बारे में फुल बता दूंगा तो आप अपने जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उससे हट जाएंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इसलिए अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए कि हमारा जो संविधान है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों ही प्रकार का है। रिजिड का मतलब भी मैंने आपको अभी पहले समझाया और फ्लेक्सिबल का मतलब भी मैंने आपको पहले समझाया है। बाकी नेक्स्ट जो इसका फीचर्स है वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइज। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइज का क्या मतलब होता है, देखिए हमारे पास फेडरल सिस्टम है यानी कि हमारे पास यूनियन भी है, साथ के साथ हमारे पास स्टेट भी है, लेकिन किन्हीं इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारा ये जो संविधान है ये केवल यूनिटरी हो जाता है। ठीक है ना। इसमें आर्टिकल 1 में कहा भी गया है कि इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब जो होता है वो ये है कि जो इंडियन फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है राज्यों के बीच में हुए हुए, है ना। और दूसरा इसका मतलब निकलता है कि किसी कोई भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिया की यूनियन ऑफ स्टेट से अलग हो जाए। ठीक है, जैसे कि अमेरिका का संविधान को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान में स्टेट बाइंड नहीं है, स्टेट बिल्कुल एकदम फ्री है कि आप अमेरिका की जो टेरिटरी है उससे अलग हो सकते हैं। हालांकि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा टेढ़ीखीर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को फ्लोरिडा कहे कि भाई मैं तो अलग हो रहा हूं तो वो अलग हो जाए, इसके लिए पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इंडिया, भारत की बात करें तो इंडिया ये प्रोविंस देता ही नहीं है कि भाई नहीं, जो भारत के राज्य हैं वो कोई एग्रीमेंट के थ्रू नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट इसकी जो फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए मैंने आपको पहले बताई थी दो टाइप की गवर्नमेंट यहाँ पर होती है, एक तो प्रेसिडेंशियल और एक पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये हमारा फीचर्स है कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। दोनों में डिफरेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंट के लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको बहुत एकदम डेप्थ में समझाऊंगा कि दोनों के बीच क्या डिफरेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स इन दोनों फॉर्म्स में कैसे काम करते हैं। साथ के साथ जो नेक्स्ट फीचर्स है वो है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे कि इंडिया में अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आपके पास केवल सिंगल सिटीजनशिप ही होगी, यानी कि आप डुअल सिटीजनशिप नहीं ले सकते कि एक तो इंडिया की है ही, साथ के साथ अगर मैं अमेरिका, यूएस, यूके और कहीं श्रीलंका वॉट जहाँ की कनाडा वगैरह अगर मैं सिटीजनशिप लेना चाहूँ तो क्या मैं ले सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इंडिया में ये चीज अलाउड ही नहीं है। आपके पास सिंगल सिटीजनशिप होती है। दूसरा इसका मीनिंग ये निकलता है कि सिंगल सिटीजनशिप का कि जो पूरा भारत है, ठीक है ना, जो पूरा भारत है इसमें एक सिंगल सिटीजनशिप ही काम करेगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमेरिका में क्या होता है कि यूनियन की सिटीजनशिप अलग होती है, साथ के साथ स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं और आप मुंबई जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको मुंबई की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, आप आराम से वहां पर निवास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमें कभी कभी कम्युनल वायलेंस भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हम आज के टाइम पे भी देखते हैं, कास्ट बार्स आज भी चलता है और लिंग्विस्टिक क्लैशेस जो कि अभी चल रहा है तमिल वर्सेस हिंदी। और अभी मैंने एक वीडियो देखा था उसमें था कि भाई महाराष्ट्र में जितने भी अदर लैंग्वेजेस के जो बैनर थे लाइक इंग्लिश और हिंदी उनको हटाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ मराठी बैनर्स लगाने थे। तो ये चीजें इंडिया के कंटेक्स्ट में बिल्कुल भी सही नहीं होती है क्योंकि ये इंडिया को क्या करती हैं, अंदर से खोखला बनाती हैं। अगर आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं, अगर आप मान लीजिए कि ऐसे लिख रहे हैं या फिर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अभी जो इंडिया है वो पीएम ने क्लेम किया है कि जो इंडिया होगा वो डेवलप्ड हो जाएगा 2047 तक। ठीक है, लेकिन अगर आप इन चीजों को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एथनिक डिस्प्यूट्स, अभी आपने मणिपुर का वायलेंस देखा था, ठीक है, तो वो क्या था, वो एक एथनिक डिस्प्यूट ही तो था क्योंकि और जो दूसरी ट्राइब्स थी उसके बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज भी इंडिया में चल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम इंडिया को एक मजबूत कंट्री बनाना चाहते हैं तो लिंग्विस्टिक क्लैशेस वगैरह, कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वार्स, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर से खत्म होनी चाहिए। तो आप इनको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको ऐसी पीडीएफ और जो पीवाईक्यूज हैं वहां पर वो सारी चीजें मिल सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उनको आपके साथ डिस्कस किया है। अगर आप इनको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार बुक से जरूर पढ़िएगा ताकि आपकी क्लैरिटी और ज्यादा बनी रहे और जो आपकी माइंड में चीजें हैं वो लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे। ठीक है, बाकी जितने भी फीचर्स बच गए हैं, जैसे अगर आप बुक में देखें तो बुक में कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर बुक में तो 15 फीचर्स हैं लेकिन आपने तो 7 से 8 फीचर्स ही बताए हैं। तो बाकी के जो फीचर्स है ना, जैसे कि हो गए फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इन सबको हम अलग अलग से पढ़ेंगे तो मैं इन सबको यहाँ पर कवर करूंगा। अभी बेफालतू में ज्यादा वीडियो को लंबा बनाने का और आपका टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, इसको वेस्ट करने का कोई सेंस निकलता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।